क्लासेज में आपका स्वागत है। हम जो आँख की जो सीरीज़ जो अपन ने स्टार्ट कर रखी थी, आज हम उसको आगे बढ़ाते हैं। आपने जिस तरीके से हमारी लास्ट वीडियो को इस तरीके से सहारा है, उसको इतने उस पर व्यूज़ आए हैं 2 या 3 दिन में। हमारी आँख का जो पहला जो पार्ट था लगभग 450 के आसपास आपने उस पर व्यूज़ दिए, और व्यूज़ देने के साथ साथ में मतलब लाइक भी आपने उसी तरीके से उस पर किए। तो इससे पता चलता है कि आपको हमारी चीज़ें समझ आ रही हैं। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये जो नेक्स्ट पार्ट है इसका ये भी आपको अच्छा लगेगा। तो आज हम आँख का पार्ट नंबर 3, आई का पार्ट नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। और इसमें भी इम्पोर्टेंट पॉइंट फॉर PCS एग्ज़ाम्स, कि जितने भी PCS एग्ज़ाम्स होते हैं, जो थोड़े हाई लेवल के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, उनके लिए जो पॉइंट्स जो इम्पोर्टेंट हैं वो अपन यहाँ पर देखेंगे। फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में आपने देखा था कि आँख क्या होती है, कितनी परतें होती हैं, आँख में होने वाले रोग कौन कौन से हैं। इसके बाद में आज हम जो चीज़ चालू करने वाले हैं वो है इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। तो देखो, अगर आपको ये वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक करें, जैसे आपने अभी तक शेयर किया है तो शेयर करें, जिससे क्या है कि हमारे को मोटिवेशन मिलता है। चलो आगे स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है, अगर आपने पहली और दूसरी वीडियो अगर नहीं देखी तो पहले वो देखें और उसके बाद में आप थर्ड पार्ट देखें। चलो देखो स्टार्ट करते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनमें आपने एक नाम सुना, पुतली, पुपिल या तारा। पुतली, पुपिल या तारा, ये क्या होती हैं कि जो आँख की जो मध्य जो परत होती है, मध्यम परत, आँख की मध्यम परत के बीच में जो गैप होता है उसे अपन पुतली, तारा या पुपिल के नाम से जानते हैं, इस वाले गैप को। अब हमारी जो आँख में ये जो पुतली, पुपिल या जो तारा होता है, ये कैमरे के डायफ्राम की तरह कार्य करती है। की तरह कार्य करती है। अब आप बोलोगे सर ये डायफ्राम क्या होता है? जिस तरीके से कैमरे वाला जब फ़ोटो खींचता है तो इस तरीके से उसको एडजस्ट करता है, जो फॉक्स जो होता है, प्रकाश जो होता है, जिसको अपन कहते हैं चमक, उसको जो एडजस्ट करता है, वैसे ही हमारी जो आँख की जो पुतली, पुपिल या तारा जो होती है वो भी प्रकाश को क्या करती है? एडजस्ट करती है हमारी आँख के अनुसार। वो किस तरीके से करती है वो समझना एक बार। जैसे मान के चलो, आप अपने ऊपर लेके चलना है कि अपन जैसे छोटे थे उस टाइम क्या करते थे, जैसे स्कूल से अपन आते हैं तो ऐसे बिल्कुल ऐसे गर्मी में आते हैं अपन स्कूल से, और जब स्कूल से अपन आते हैं तो ऐसे एकदम घर में घुसते हैं। आप लोग ने भी क्या होगा, तो जैसे आप घर में घुसते हो तो घर में बिल्कुल आपको अंधेरा अंधेरा दिखता है, अचानक से कुछ नहीं दिखता। जैसे आप कमरे में घुसते हो, बंद कमरे में, आपको कुछ नहीं दिखता, फिर आप ऐसे आँखें ऐसे फाड़ फाड़ के देखते हो, उसमें आँखें जैसे आप फाड़ फाड़ के देखते हो, धीरे 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 करके आपको चीज़ें दिखने लग जाती हैं। इसका मतलब है कि हमारे को जो देखने के लिए जितने प्रकाश की जो आवश्यकता थी, जितने प्रकाश की आवश्यकता थी, उस प्रकाश की पूर्ति करने के लिए ये जो ये अपने आइरिस होती हैं। कौन? आइरिस। ये क्या है? अपने आइरिस। ये क्या है? अपने आइरिस। तो जो आइरिस जो होती है ये अपने आकार को कम व ज़्यादा कर लेती है, कम या ज़्यादा कर लेती है, जिससे पुतली या पुपिल इसका आकार कम या ज़्यादा होता है। अगर इसका आकार ज़्यादा होगा तो प्रकाश ज़्यादा प्रवेश करेगा तो हम अंधेरे में देख सकते हैं। ऐसे ही अगर इसका विपरीत अपन देखें, जैसे मान के चलो आप ऐसे बंद कमरे में से बाहर निकलते हैं, जैसे आप मूवी देखने गए कहीं पे, और मूवी देखने के बाद अपन जानते हैं कि मूवी में बिल्कुल ऐसे अंधेरा रहता है, और जब मूवी देख के जब अपन बाहर निकलते हैं और जैसे धूप आती है तो अपन ऐसे आंखों को ऐसे बंद करते हैं और धीरे धीरे देखना चालू करते हैं। क्यों? क्योंकि अंधेरे में हमारे को कम प्रकाश की आवश्यकता थी, लेकिन जैसे आप उजाले में आए, उजाले में आपके पास ज़्यादा प्रकाश आ रहा है, तो ज़्यादा प्रकाश को कम करने के लिए हमारी जो आइरिस होती हैं, इनके आकार को अपने को क्या करना पड़ेगा? छोटा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो आइरिस है वो अपने आकार को कम या ज़्यादा करती है।
आइरिस अपने आकार को कम या ज़्यादा करने की वजह से पुतली, पुपिल या तारा इसका भी आकार कम या ज़्यादा होता है। तो अपन कह सकते हैं कि जो आइरिस होती है ये कैमरे के डायफ्राम की तरह क्या करती है, यहाँ पर कार्य करती है। तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यहीं से हो जाता है कि हमारे आइरिस, पुपिल या पुतली किसकी तरह कार्य करती है, कैमरे के डायफ्राम की तरह कार्य करती है। अब अपन बात करते हैं, आपने नाम सुना पलक, नाम सुन रखा है ना, पलक अपन ने पढ़ रखा है। तो देखो जो व्यक्ति की जो पलक होती है, व्यक्ति की जो पलक होती है, ध्यान से समझना, आंखें हो गई, जो व्यक्ति की जो पलक होती है, इन पलकों के दोनों किनारों पर, इन पलकों के दोनों किनारों पर ग्रंथियां पाई जाती हैं। इन दोनों पलकों के किनारे पर क्या पाई जाती हैं, ग्रंथियां पाई जाती हैं, और उन ग्रंथियों का नाम है बरोनिया ग्रंथि। बरोनिया ग्रंथि। तो तब पलकों के किनारे पर कौन सी ग्रंथियां पाई जाती हैं, अपने बरोनिया ग्रंथियां पाई जाती हैं, तथा यहाँ पर एक और ग्रंथि पाई जाती है जिसका नाम है माइबोमियम। जो पलक जो हैं इनके किनारों पर एक और ग्रंथि पाई जाती है जिसका नाम क्या है, माइबोमियन तथा माइमोबियम। कौन सी ग्रंथि पाई जाती है अपने यहाँ पर, माइमोबियम। ठीक है, माइबोमियम कौन सी पाई जाती है, माइबोमियम। ये ग्रंथि क्या करती है कि पीला पीला पदार्थ स्त्रावित करती है। पीला पदार्थ क्या करती है, स्त्रावित करती है। कौन सी, माइबोमियम ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि, माइबोमियम ग्रंथियां पाई जाती हैं जो कैसा पदार्थ स्त्रावित करती हैं, पीला पदार्थ। तो आपको पता होगा जब हम सुबह सुबह जब जगते हैं तो ऐसे करते रहते हैं आँखों को, और एक इधर से और इधर से कैसा पदार्थ निकलता है, अपने पीला पीला पदार्थ निकलता है। वो कौन सी ग्रंथि से निकलता है, माइबोमियम ग्रंथि, माइबोमियम ग्रंथि से निकलता है। अब अपन आगे बात करते हैं कि हमारी आँख में इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है, तो चलो देखते हैं। हाँ जी, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारी आँख होती है, ठीक है, कई बार क्या होता है कि हमारी आँख खुलती नहीं है तरीके से। ठीक है, जो हमारी जो पुतली जो होती है, जो पुतली जो होती है वो ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर पाती। ठीक प्रकार से क्या नहीं कर पाती, कार्य नहीं कर पाती। और जब अपन किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो ये जो पुतली होती है इसके फैलाव के लिए, पुतली के फैलाव के लिए, दोबारा समझो कि ये जो पुतली जब सही से कार्य नहीं कर पाती तो इसके फैलाव के लिए अपन जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमारे को एक रसायन देता है, एक दवाई देता है। और उस दवाई में एक रसायन होता है जिसका नाम है, इधर लिख देता हूँ मैं, एट्रोपिन। कौन सा रसायन देता है, एट्रोपिन नामक एक क्या देता है, रसायन देता है, जिसके कारण जो पुतली होती है उसका फैलाव किया जाता है, जिसके कारण पुतली का क्या किया जाता है, फैलाव किया जाता है। अब देखो, आपने कई बार देखा होगा कि जो मुर्गे जो होते हैं, या फिर कभी सुना होगा, मुर्गे रात में नहीं देख पाते, रात में नहीं देख पाते। अगर आपसे बोल दे कि मुर्गे रात में नहीं देख पाते तो हमारी आंख में दो आकृतियां पाई जाती हैं, शंकु और शलाका। कौन कौन सी आकृति पाई जाती हैं, शंकु और शलाका। शलाका जो होती हैं वो रात में देखने के लिए काम आती हैं, और शंकु जो होती हैं वो दिन में या तेज प्रकाश में देखने के लिए काम आती हैं। मुर्गा कब नहीं देख पाता, रात में नहीं देख पाता। इसका मतलब मुर्गे में क्या अनुपस्थित रहता है, शलाका। मतलब रॉड क्या होती है उसमें अनुपस्थित होती है, और उसमें उपस्थित क्या होती है, तो शंकु कोण। तो मुर्गा रात को नहीं देख पाता, क्यों नहीं देख पाता, क्योंकि मुर्गा जो होता है उस मुर्गे में जो है शंकु पाए जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या पाए जाते हैं, शंकु पाए जाते हैं।
पुतली के फैलाव के लिए कौन सा रसायन दिया जाता है डॉक्टरों के द्वारा? एट्रोपिन रसायन। मुर्गा रात में क्यों नहीं देख पाता? क्योंकि उसमें सलाखा क्या होती हैं? अनुपस्थित होती हैं, जो रात में देखने के लिए काम आती हैं। अब आपने कई बार देखा होगा कि जितने भी मांसाहारी जो जानवर होते हैं, जितने भी मांसाहारी जो जानवर होते हैं, बिल्ली, कुत्ता, शेर, चीता, जितने भी जो मांसाहारी जो जानवर होते हैं, उनकी आंखें जो है रात को चमकती हैं। मांसाहारी जानवरों की आंखें रात को चमकती हैं। कि हाँ सर चमकती हैं, आपने सबने नोटिस किया होगा, लेकिन आज तक ये नोटिस नहीं किया कि भाई मांसाहारी की चमकती हैं तो अपनी भी चमकनी चाहिए, ऐसा तो नहीं होता। तो स्पेशल मांसाहारी की ही क्यों चमकती हैं? ऐसा क्या कारण है कि मांसाहारी की ही आंखें चमकती हैं? जैसे कोई भी, जैसे बिल्ली हुआ, कुत्ता, शेर, इनकी जो है आंखें क्या होती हैं? चमकती हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण है क्योंकि जो उनकी जो आंखें होती हैं उनमें एक पदार्थ होता है जिसका नाम है टैपिटम ल्यूसिडम। क्या नाम है? टैपिटम ल्यूसिडम। टैपिटम ल्यूसिडम। तो जितने भी मांसाहारी जो जानवर होते हैं उनकी आंखें क्यों चमकती हैं? क्योंकि उनकी आंखों में क्या होता है? टैपिटम ल्यूसिडम, जिसकी वजह से मांसाहारी जो जानवर होते हैं उनकी आंखें क्या करती हैं? चमकती हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि इनकी आंखें क्यों चमकती हैं। ठीक है, अगर आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन और पूछ ले कि ऐसा कौन सा जीव है, ऐसा कौन सा जीव है जो पराबैंगनी किरणों को देख सकता है? ऐसा कौन सा जीव है जो पराबैंगनी किरणों को देख सकता है? तो उस जीव का नाम है मधुमक्खी। उस जीव का क्या नाम है? मधुमक्खी। तो मधुमक्खी एक ऐसा जीव है जो पराबैंगनी किरणों को क्या कर सकता है? देख सकता है। और एक ऐसे फर्जी सा क्वेश्चन है क्या कि ऐसा कौन सा जीव है जिसकी आंखें उसकी शरीर के अनुपात में बड़ी होती हैं? तो वो है हिरन। कौन है? हिरन। नयन तेरे मृग जैसे, कहते नहीं है कि कई गानों में आता है, मेरे को तो पता नहीं है इतना, लेकिन उसके जो नयन है मृग जैसे मतलब हिरणी के जैसे बड़े बड़े। तो इसकी तुलना अपन किससे करते हैं? हिरन के जो नयन होते हैं उनसे अपन कई बार क्या है? तुलना करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपने पॉइंट देखे, 6-7 पॉइंट हो गए, सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। अपन आगे देखते हैं। हमारी आँख में एक रोग होता है और आपने कई बार देखा होगा कि रोग तो बहुत सारे होते हैं। कौन सा रोग? श्लेष्मा शोथ एक रोग का नाम है, ध्यान से समझना। देखो अगर आपने अभी तक की वीडियो देखी है तो मैं मानता हूँ आपको समझ में भी आता होगा। चलो देखो, एक रोग का नाम है श्लेष्मा। कैसे लिखते हैं अपने? श्लेष्मा, श्लेष्मेशोथ, इस तरीके से शायद। और देख लेना आप गूगल वगैरह पर सर्च करके, है ना, श्लेष्मा शोथ या श्लेष्मे शोथ, इस तरीके से। और इसको अपन इंग्लिश में कहते हैं कंजक्टाइवा। कंजक्टाइवा, कंजक्टाइवा किस नाम से जानते हैं? कंजक्टाइवा के नाम से अपन इस रोग को जानते हैं। देखो इसमें क्या होता है कि ये जो रोग होता है, इस रोग में हमारी जो आँख होती है उसमें जलन होने लग जाती है। इस रोग में हमारी आँख में क्या होने लग जाती है? जलन होने लग जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी जो आँख है इसमें सूजन आ जाती है। ठीक है, और आपने कई बार देखा होगा आँखों में किरकिरापन सा महसूस होता है। तो आँखों में जलन होना, किरकिरापन अनुभव होना, और हमारी जो पलकें जो होती हैं, पलकें जो होती हैं वो सूज जाती हैं। पलकें क्या हो जाती हैं? सूज जाती हैं। और आँखों में जो आंसू जो होते हैं, लिख ही देता हूँ मैं। इसमें क्या होता है, इस वाले रोग में हमारी जो पलकें होती हैं वो सूज जाती हैं। पलकें क्या हो जाती हैं? सूज जाती हैं। अश्रु आते रहते हैं। क्या आते हैं? अश्रु आते हैं। और हमारा जो ये जो रोग है मुख्य रूप से किसका रोग है? नेत्र का रोग है। तो यही क्वेश्चन पहले बन जाता है
कि श्लेष्मा शोथ या कंजक्टाइवा किस में होता है? नेत्र में होता है। इसमें हमारी पलकें सूज जाती हैं, नेत्र में जलन होती है, नेत्र में क्या होती है अपने? जलन होती है, और नेत्र में किरकिरापन महसूस होता है, नेत्र में किरकिरापन महसूस होता है। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। और इसका उद्देश्य अपन ये कह सकते हैं कि जो श्लेष्मा शोथ रोग है वो किस में होता है? नेत्र में। और इसकी एक खास विशेषता क्या है कि इसमें आपको जो प्रकाश को जो सहन करने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है। तो प्रकाश को सहन करने की क्षमता कम हो जाती है। प्रकाश को सहन करने की क्षमता कैसे हो जाती है? कम हो जाती है। श्लेष्मा शोथ या कंजक्टाइवा नेत्र का रोग है, ये इसकी विशेषता है। अब नेत्र से संबंधित ही अपन एक अगला रोग पढ़ते हैं जिसका नाम है रोहा। क्या नाम है? रोहा, ट्रैकोमा। किस नाम से जानते हैं? ट्रैकोमा। ये भी हमारे किससे संबंधित है? ये रोग भी हमारे नेत्र से संबंधित है। कौन सा रोग? रोहा रोग। इसमें क्या होता है? हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट तो रोहा जो रोग है ये वायरस जनित है। कैसा रोग है ये? यह रोग एक वायरस जनित रोग है जो कि आँख की जो कॉर्निया जो होता है, आँख का जो कॉर्निया होता है इसको प्रभावित करता है। आँख के किसको प्रभावित करता है? कॉर्निया को। कॉर्निया मतलब जिसको अपन क्या करते हैं? दान करते हैं। क्या करते हैं? दान करते हैं। उसको क्या करता है? ये रोग प्रभावित करता है। इस रोग में क्या होता है कि जो कॉर्निया जो होता है, इस कॉर्निया में वृद्धि हो जाती है। कॉर्निया के आकार में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है, जिससे जो व्यक्ति होता है उसको ऐसा लगता है कि मेरे को नींद आ रही है, मतलब निंद्राग्रस्त हो जाता है व्यक्ति, निंद्राग्रस्त व्यक्ति हो जाता है। मतलब ऐसे आंखें चिड़चिड़ीपन, नींद आना, ठीक है। आँखों में जो है दर्द बना रहता है, हमेशा क्या बना रहता है? आँखों में दर्द बना रहता है, आँखों से पानी पानी सा आता रहता है। अगर आपसे अगर पूछ ले कि भाई इसका निवारण क्या है, तो निवारण कुछ नहीं है, आप एंटीबायोटिक लो। क्या लो? एंटीबायोटिक। और आँखों की जो है सिकाई करवाओ। सिकाई का मतलब होता है अपन जैसे जो गर्म जो चीज़ होती है उससे धीरे 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 करके अपन इनको क्या करवाते हैं? सिकाई करवाते हैं, ठीक है, जिसको अपन मलहम वगैरह भी कह सकते हैं। तो रोहा आपके समझ में आ गया होगा। यहाँ तक कोई ज़्यादा ऐसी कोई ख़ास बात है नहीं है इसमें कि आपको समझ में ना आए। इसके बाद में अपन देखते हैं, एक होता है आपने देखा होगा कि जब आपके मोतियाबिंद होता है, कौन सा रोग होता है आपने? मोतियाबिंद जब रोग होता है तो डॉक्टर्स क्या करते हैं? ऑपरेशन करते हैं। जब मोतियाबिंद होता है तो डॉक्टर्स क्या करते हैं? ऑपरेशन करते हैं। तो आजकल क्या होता है कि जैसे जैसे जो मोतियाबिंद जो होता है, मोतियाबिंद में क्या होता है कि व्यक्ति का जो लेंस होता है, उत्तल लेंस जो होता है, उस पर क्या है कि कैल्शियम की परत जमने लग जाती है, जिसकी वजह से जो लेंस होता है वो अपारदर्शी हो जाता है, और अपारदर्शी के साथ साथ में वो कठोर हो जाता है। इस वजह से इस वाले रोग में व्यक्ति को ऑपरेशन करवाना ज़रूरी होता है। और यह सिंपल सी बात है कि जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे जो मोतियाबिंद है ये उसमें दिखाई देने लगता है। नॉर्मल स्थिति में अपन इसका क्या करवाते हैं? ऑपरेशन करवाते हैं। इसके बाद में होता क्या है कि जितना ये जो मोतियाबिंद है, एक तो होता है कच्चा और एक होता है पका हुआ। अपन आज तक सोचते हुए आए थे कि जितना मोतियाबिंद पका होगा उतना ही ऑपरेशन करने में आसानी होगी, लेकिन ये सब कुछ क्या था? गलत था। जितना मोतियाबिंद कच्चा होगा, मतलब जितनी उसकी स्टेज जो प्रथम स्टेज होगी, अगर उस स्टेज में आप इसको ऑपरेशन करवा लेते हो तो वो कैसा होता है? आसान होता है।
और जो मोतियाबिंद की जो सर्जरी है वर्तमान में वो एक विधि के द्वारा की जाती है, जिस विधि का नाम है फेको विधि। फेको नहीं, फेको विधि। कौन सी विधि? फेको विधि। इस विधि से आजकल मोतियाबिंद का जो ऑपरेशन है बहुत आसानी से हो जाता है, जिसको अपन फेको सर्जरी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब वर्तमान समय में क्या होता है कि जो फेको जो तकनीक है इससे भी उन्नत तकनीक आ चुकी है, और उस उन्नत तकनीक का नाम है CCM। इससे भी उन्नत तकनीक कौन सी है? CCM। तकनीक कौन सी है? CCM, कस्टम कंट्रोल सॉफ्टवेयर। कस्टम कंट्रोल सॉफ्टवेयर, CCM, कस्टम सॉफ्टवेयर, कस्टम कंट्रोल सॉफ्टवेयर। इसमें होता क्या है कि जो फेको जो सर्जरी होती है इसको अपन क्या करते हैं, इसके माध्यम से इस मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया जाता है, और इस मोतियाबिंद में धीरे धीरे लेंस को तोड़ तोड़ के फिर जाके मोतियाबिंद का क्या किया जाता है? ऑपरेशन किया जाता है। और इस ऑपरेशन की प्रक्रिया में अल्ट्रासाउंड तरंगों का उपयोग किया जाता है। इस ऑपरेशन की प्रक्रिया में कौन सी तरंगों का उपयोग किया जाता है? अल्ट्रा साउंड तरंगों का उपयोग। तो क्वेश्चन रहता है CCM या फेको विधि या वर्तमान में मोतियाबिंद के ऑपरेशन में किस तरंगों का ऑपरेशन किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अल्ट्रासाउंड तरंगों का क्या किया जाता है? यहाँ पर उपयोग किया जाता है। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक समझ में आया। तो आज हमने कंप्लीट जो आँख वाला जो टॉपिक है उसको पार्ट नंबर 3 तक अपन ने क्लियर किया। अगर आपको अभी भी आँख से संबंधित अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमारे क्वेश्चन, जो भी आपके क्वेश्चन है वो लिख सकते हैं। इसके बाद में अपना एक नया टॉपिक लेंगे। नया टॉपिक लेंगे और उस नए टॉपिक में अपन को एक अच्छा सा टॉपिक लेंगे, जिससे क्या है कि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आए चीज़ें। तो आज तक हमने अंतःस्रावी तंत्र कंप्लीट किया, और अंतःस्रावी तंत्र के साथ साथ में आज हमने अपना एक और टॉपिक आँख, इसको भी कंप्लीट किया। तो हमने यहाँ पर 2 जो टॉपिक हैं उनको कंप्लीट किया, अंतःस्रावी तंत्र और मानव आँख EYE और एंडोक्राइन सिस्टम। तो अगर आपको वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने इस वीडियो को अगर लास्ट तक देखा है तो मैं मानता हूँ कि आप क्लासें रेगुलर ले रहे हो, प्रॉपर आप नोट्स बना रहे हो। और आज की जो क्लास है थोड़ी सी अजीब लगी होगी आपको, क्योंकि इसमें फैक्चुअल चीज़ें ज़्यादा थी, और फैक्चुअल चीज़ें क्या है लास्ट में करानी होती हैं। उससे क्या होता है कि अपन पूरा पहले बेसिक पढ़ लो और उसके बाद में आपको फैक्ट दे दो। ये जो क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट, मैंने इसीलिए लिखा है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर PCS एग्जाम्स। ये सारे के सारे पॉइंट्स आए हुए हैं, ये सारे के सारे पॉइंट्स आए हुए हैं, इसलिए मैंने आपको इस वजह से यहाँ पर लिखा PCS एग्ज़ाम। तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ तक कंप्लीट समझ में आया होगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, दोस्तों तक पहुँचाएँ और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।